अब आज हम लोग कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन के करना सीखेंगे। जैसे जो पहला न्यूमेरिकल है उसको देखो, इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक जो कि 2 kg मास का है रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज 0.5। क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस F फॉर विच दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको चलो ध्यान से समझते हैं। और सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू ऑफ F की बात करेंगे। ये एंगल 53 डिग्री ले लेते हैं और 53 डिग्री और 37 डिग्री के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत आसान होती हैं और ये हमें याद होनी चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 37 डिग्री अगर है और ये 53 डिग्री है तो 37 के सामने वाली जो साइड है दैट विल बी 3 यूनिट्स, ये वाली साइड होगी 4 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज होगा 5 यूनिट। तो अगर साइन 53 की बात करेंगे तो दैट विल बी 4/5 और अगर कॉस 53 की बात करेंगे तो दैट विल बी 3/5। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन हमको इसके कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग अलोंग द प्लेन। तो वो फोर्सेस जो अलोंग द प्लेन इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको जानने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग द प्लेन हो। अब ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो ये एंगल होगा 90 माइनस 53। अगर ये 90 माइनस 53 है तो जो ये वाला कंपोनेंट mg का है जो इस ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है विच इज mg cos 53, बिकॉज इफ दिस इज 90 माइनस 53 तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 53 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर ये मतलब ये वाला एंगल 53 90 माइनस 53 है तो ये वाला एंगल 53 होगा। तो ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है mg साइन 53। अब उन्होंने पूछा कि वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू बताओ कि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहे। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, देखो mg साइन 53 इस ब्लॉक को नीचे की ओर स्लिप कराने की कोशिश करेगा। तो हम एक फोर्स F लगा रहे हैं, ये इस ब्लॉक को तब रोक पाएगा जब इसके साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी हो। क्यों? क्योंकि हम F की वो वैल्यू इस समय कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो मिनिमम हो। तो मिनिमम का मतलब है कि ये वैल्यू अकेले mg साइन 53 को कैपेबल नहीं है रोकने में, तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी इसकी ज़रूरत है ये अपने आप को 0 से μn के बीच उस वैल्यू पर एडजस्ट कर लेगा। अगर आप F मिनिमम चाहते हैं तो यहाँ पर F मैक्सिमम होगा, तभी मैक्सिमम फ्रिक्शन और मिनिमम F मिलकर mg साइन 53 को जब बैलेंस कर पाएंगे तो ये ब्लॉक रुका रहेगा। तो हम कहेंगे फॉर F टू बी मिनिमम। ये लॉजिक ध्यान से समझो। फॉर F टू बी मिनिमम, F friction force should be maximum. So that these two forces together can balance mg sin 53. That means so that F and friction both together can balance mg sin 53. Are you getting this logic?
अगर mg sin 53 ज़्यादा है और वो इसको नीचे स्लिप कराने में कैपेबल होने लगेगा, इसकी टेंडेंसी इस ब्लॉक की नीचे स्लिप करने की होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर होगा। अब अगर हम F की मिनिमम वैल्यू चाह रहे हैं जो बैलेंस कर सके, तो F की मिनिमम वैल्यू तो मतलब mg sin 53 F से बड़ा है, F अकेला इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, इतना कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की अपनी पूरी ताकत फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा और तब इसके साथ मिलकर mg sin 53 को बैलेंस करेगा। यहाँ पर ध्यान दो कि इस ब्लॉक में जब मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो इस ब्लॉक में टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है और इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है अलोंग द प्लेन। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसमें sin 53 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो हम लिख सकते हैं F प्लस म्यू n इज इक्वल टू mg इंटू 4/5। तो अब सबसे पहले हम F की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू n मतलब म्यू mg cos 53, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन आ जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर 12 न्यूटन हो गई तो F प्लस 12 न्यूटन इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 इंटू 10 इंटू 4/5। तो देखो फोर्स मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम मिल के इसको बैलेंस करेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जब हम, तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन, जबकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन। तो ये सारे स्टेप्स हमको ध्यान से समझते हुए अलोंग विद द डायग्राम नोट कर लेने चाहिए। अब दूसरा केस देखो कि F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहे। इंटरेस्टिंगली देखो, अगर F बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो mg sin 53 उसको कहाँ रोक पाएगा। mg sin 53 जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 16 न्यूटन ऊपर, तो mg sin 53 की वैल्यू जो है वो 16 न्यूटन है। ठीक है, तो F अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो 16 न्यूटन इसको रोक नहीं पाएगा और ये ऊपर चलने की टेंडेंसी रखेगा, या यूं कह सकते हैं कि चलने लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर ना जाए तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। फ्रिक्शन अब पिक्चर में किधर आएगा, नीचे की ओर, क्योंकि ब्लॉक इसके स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि अब F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब F की वैल्यू F अब स्ट्रॉन्ग है, तो ये अगर उसे नहीं रोक पा रहा है तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, जैसे ही ब्लॉक इसके इन्फ्लुएंस में ऊपर चलना चाहेगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, F की वो वैल्यू जब mg sin 53 और फ्रिक्शन दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दें और F इन दोनों को एक तरीके से हरा दे और ये ब्लॉक ऊपर चलने की कंडीशन में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि रेस्ट पर पूछा जा रहा है, तो F की वो वैल्यू जब ये दोनों पूरी ताकत लगाकर भी इसको हरा नहीं पाए, यानी F की वैल्यू यहाँ भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो अब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगे, mg sin 53 को पूरी ताकत से सपोर्ट दे और तब भी ये F को हरा नहीं पा रहे हैं, तब भी ये ब्लॉक को नीचे खींच नहीं पा रहे हैं, यानी F की वो वैल्यू जब ये दोनों मिलकर इसको हरा नहीं पा रहे हैं, जस्ट बैलेंस किए हुए हैं, तो हम कहेंगे कि फॉर F टू बी मैक्सिमम, तो mg sin 53 की वैल्यू 16 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन, तो कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू जबकि ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है और इससे ज़रा सी वैल्यू बढ़े तो ये ब्लॉक को ऊपर खींच ले जाएगा, दैट इज 28 न्यूटन। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ F for the block to be at rest is 4 Newton. Maximum value of F for the block to be at rest is 28 Newton.
F is mg sin 53 plus maximum value of frictional force for its maximum value. बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब F स्ट्रॉन्ग है तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है और फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा इस ब्लॉक को रोकने के लिए, और जब F वीक है तो ब्लॉक की टेंडेंसी mg sin 53 के इन्फ्लुएंस में नीचे जाने की है, तो F ऊपर की ओर लगेगा ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमको इसको अच्छी तरह से समझकर सारे पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। Now here is our second question. This is from H.C. Verma, question number 18. This question is saying that there are two blocks placed on an inclined plane. This block and the surface has coefficient of friction mu2, and this block and the surface has coefficient of friction mu1. This is mass 2 kg block and this is mass 4 kg block. Angle of inclination 30 degree. Question is saying that calculate acceleration of 2 kg block if mu1 is 0.2 and mu2 is 0.3, and second mu1 is 0.3 and mu2 is 0.2. This is again very interesting question. चलो अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। देखो mu1 अगर 0.2 और mu2 अगर 0.3 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m1 है उसकी सरफेस 0.2 है, इसकी सरफेस कम रफ है और इसकी सरफेस क्योंकि 0.3 है mu2 तो इसकी सरफेस के बीच में ज़्यादा रफनेस है, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और इनकी सरफेस के बीच में कम रफनेस है और कम फ्रिक्शन होगा। चलो हमने मान लिया कि इसमें कम रफनेस है और इसमें ज़्यादा रफनेस है, ठीक है। अब इन दोनों की इक्वेशन ज़रा रैंडमली एक बार बनाते हैं और फोर्सेस देखो क्या क्या होगा। इस ब्लॉक को अगर कंसीडर करो M2 को, है ना, तो M2 पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हमें पता है कि M1 पर एक फोर्स तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन m1g sin 30 लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को प्रोवाइड करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना। तो अब देखो इक्वेशन अगर इसकी बनाए तो क्या बनेगा, m2g sin 30 माइनस F2 इज इक्वल टू m2a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अगर, तो तुमको g/2 माइनस μ2g √3/2 इज इक्वल टू a2 मिलेगा। इसी तरह से m1 के लिए m1g sin 30 माइनस F1 इज इक्वल टू m1a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको g/2 माइनस μ1g √3/2 इज इक्वल टू a1 मिलेगा। और a1 और a2 को कंपेयर करो, सारे टर्म्स बिल्कुल सेम है सिर्फ μ1 μ2 को छोड़कर। अब ध्यान से देखो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा टर्म यहाँ g/2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जिसका म्यू ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है कि जिस ब्लॉक के लिए सरफेसेस ज़्यादा रफ हैं वो धीमे चलेगा, और जिस ब्लॉक के लिए सरफेसेस कम रफ हैं वो तेज़ चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका म्यू कम है वो ज़्यादा तेज़ चलेगा। और अब हम वापस अपने डायग्राम पर जाते हैं। देखो यहाँ पर क्योंकि μ1 0.2 है और μ2 0.3 है, इसका मतलब इसके लिए रफनेस कम है, ये ज़्यादा तेज़ चलेगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब जरा सिचुएशन इमेजिन करो, पीछे वाला तेज़ चल रहा है, आगे वाला धीमा चल रहा है, तो पीछे वाला चलने के लिए आगे वाले को धक्का देगा, क्योंकि ये तेज़ चल रहा है, ये धीमा चल रहा है, पॉसिबल है ना। तो ये जब इस पर एक फोर्स लगाएगा ड्यूरिंग इट्स स्लिपिंग, तो ये पलटकर इस पर फोर्स लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि जब आप इन दोनों के रफनेस को अलग कर देते हैं
तो जो नॉर्मल फोर्सेस थे, नॉर्मल फोर्सेस क्या क्या लग रहे थे, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मली हम लोग जो फोर्सेस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा पिक्चर में, इसका फोर्स, इसका धक्का इस पर आगे की ओर, जो mg साइन थीटा के साथ मिलकर इसको आगे की ओर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा और इसको वापस रिएक्शन। तो इसको mg साइन थीटा के ऑपोजिशन के लिए सिर्फ फ्रिक्शन ही नहीं अवेलेबल है, इसका रिएक्शन फोर्स भी पीछे की ओर अवेलेबल है। तो ये एक बात मुझे स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी थी कि इस तरह के सवाल में जहाँ पर कि दोनों ब्लॉक्स के लिए इस सरफेस का रफनेस अलग अलग हो रहा है, वहाँ पर ध्यान से देखने पर अगर पीछे वाला ब्लॉक तेज चलेगा तो एक रिएक्शन और एक्शन फोर्स एडिशनल इक्वेशन में आएगा। तो एक्चुअल सिचुएशन अब कुछ ऐसी होगी, जो M2 ब्लॉक है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन नीचे की ओर लगेगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरह से लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा एज यूजुअल, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और साथ में जो पीछे इसके एक ब्लॉक है M1, उसका धक्का, उसका फोर्स F1 एडिशनल इस पर लगेगा। तो जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो आप कैसे बनाओगे, देखो m2g साइन 30 प्लस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m2a। ठीक, और m1 के लिए देखो, m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन नीचे की ओर लगेगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे लगेगा। रिएक्शन फोर्स इस सरफेस का ऊपर की ओर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एज यूजुअल, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ऊपर की ओर लगेगा। साथ में इसका जो रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि m1 m2 को आगे धक्का देगा तो m2 m1 को पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, रिएक्ट करेगा F1। तो ये एडिशनल फोर्स इस पर लगेगा और इसकी इक्वेशन बनेगी m1g साइन 30 माइनस F1, ये कैपिटल F1, ये स्मॉल F1 इज इक्वल टू m1a। और अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये और ये चिपक कर एक साथ नीचे आएंगे। ये तेज चल रहा है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। जब पीछे वाला ब्लॉक तेज चलेगा और आगे वाला ब्लॉक धीमे चलेगा तो ये आगे वाले ब्लॉक को बराबर धक्का देता रहेगा और थ्रू आउट द जर्नी दोनों साथ नीचे उतरेंगे। जबकि अगर आगे वाला तेज चले और पीछे वाला धीमे चले तो आगे वाला तेजी से स्लिप कर जाएगा और पीछे वाला धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये बात बहुत गौर करने वाली है कि इस केस में पीछे वाला तेज चल रहा है तो पीछे वाला लगातार इसको फोर्स लगाएगा और ये दोनों एक साथ नीचे आएंगे विथ सेम एक्सेलरेशन। जबकि अगर ये अलग हो जाते, किसी भी मोमेंट पर अगर ये अलग हो जाएंगे तो समझो कि ये नॉर्मल ये जो रिएक्शन और एक्शन इन दोनों के बीच लग रहा है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो तो कांटेक्ट फोर्स है। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो वो नहीं लगेगा। तो इनके और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इसका इस पे एक्शन, इसका इस पे रिएक्शन, वो तभी तक है जब तक ये साथ चल रहे हैं और ये अपनी जर्नी साथ पूरी करेंगे सेम एक्सेलरेशन से। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को वैल्यूज़ रखने के बाद ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे सामने आएगी। हम वैल्यूज़ रख दें सारी, ऐड करने पर F1 एक्शन रिएक्शन फोर्स जो एडिशनल आ रहे थे वो कैंसिल हो जाएंगे और उसका कोई असर एक्सेलरेशन पे नहीं पड़ेगा। और अगर सिंप्लीफाई करेंगे
तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये दोनों साथ साथ नीचे ट्रैवल करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें म्यू 1.3 है और म्यू 2.2 है, यानी पीछे वाले सरफेस के लिए रफनेस ज़्यादा है और आगे वाले सरफेस के लिए रफनेस कम है, उस पार्ट को बच्चों सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।